तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो हम लोग पढ़ेंगे। उस टॉपिक में से सबसे पहले ये जो टॉपिक है, इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, इसलिए ये आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है, चलिए सीखने की कोशिश करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्डिंग को लेकर रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसमें जो बॉन्ड बना है, उसी को लेकर सिखाई गई थ्योरी है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे हुई है, ये कई लोगों ने सिखाया। सबसे पहले एक वर्नर थ्योरी थी, वर्नर्स ने सिखाया कि भाई कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। वर्नर्स थ्योरी के बाद अभी एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी, एक वैलेंस फील्ड, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। तो ये सब थ्योरी ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनके अंदर बॉन्डिंग कैसे हुई है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर आए, डोनेट किया, और इस तरीके से कई तरीके की बातें करते हैं। उसी थ्योरी को लेकर चलिए हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग है, उन बॉन्डिंग को लेके कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। ये थ्योरी कहता क्या है? ये थ्योरी ये कहता है कि माना ये तुमने कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए तुम्हें इसकी हाइब्रिडाइजेशन या इसका स्ट्रक्चर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इनमें कई सारे पॉइंट हैं, उन पॉइंट को हम एक एक करके कवर करते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ दिए होंगे, कुछ नहीं दिए होंगे, मैं समझाता हूँ। यहां बस ऐसे मान के चलो कि सबसे पहले जो मेटल एटम आयन होता है, ध्यान समझिएगा। ये मान के चलो कि जो मेटल एटम आयन होता है, ये मेटल एटम आयन सेंटर पे हो गया। इधर जो मेरा प्यारा बच्चा क्या हो गए, लिगेंड्स हो गए। मैंने आप लोगों को ये बात पढ़ा रखी है पहले से। क्या पढ़ा रखी है कि जो लिगेंड्स होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अच्छा जी, लिगेंड्स जो होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता था, आपको पता होगा ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए लिगेंड्स जो होते थे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते थे, डोनेट कर देते थे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते थे। और किसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते थे, मेटल एटम आयन को डोनेट करते थे। अच्छा, अब मेटल एटम आयन वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो लिगेंड से लेगा, वो रिसीव कैसे करेगा, इसकी भी थ्योरी देखो। मेटल एटम आयन की मैं एक खास बात बता दूं, मैं अभी इसके पीछे का बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं। मेटल एटम आयन जो होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, या मेटल कह सकते हो, क्योंकि उसमें सारे मेटल ही होते हैं। तो ये डी ब्लॉक के मेटल होते हैं। इन डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं, इनके पास डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो ये डी ऑर्बिटल खाली होंगे। तो जो बेसिक थ्योरी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि जो लिगेंड्स आएंगे, लिगेंड्स जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, वो कुछ इस तरीके से कोशिश करते हैं। वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी तो बनता था जब दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए देता था। तो लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, किसको देगा, मेटल एटम आयन को। मेरे पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनिएगा, सब कुछ ध्यान से समझ में आने लगे। लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल एटम आयन को देते हैं, और उनके वैकेंट डी ऑर्बिटल में देते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा जी, और बॉन्ड बन जाता है। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बना, ये बीच में मेटल एटम आयन था, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल थे। ये वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड से उसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन अब इसमें भी एक मॉडिफिकेशन हुआ। क्या कहा गया कि ये ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। ये बात बोली गई कि नहीं, ये ऐसे इस तरीके से डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यहां पर एक्चुअली में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले इस मेटल एटम आयन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो पहले क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अलग अलग होती थी, वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते थे, और इंटरमिक्स हो जाके इक्वल नंबर के न्यू ऑर्बिटल बनाते थे। अब ये कहो सर कि केवल क्या डी ऑर्बिटल के ही जो डी सबसेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, क्या वही हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं? नहीं, कभी कभी इसके एस वाले हिस्सा ले लेते हैं, कभी कभी इसके पी वाले हिस्सा ले लेते हैं। अलग अलग ऑर्बिटल जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। मुद्दा यह है कि जो मेटल एटम आयन होता है, उस मेटल एटम आयन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल पहले क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं। कितने न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितने इंटरमिक्स होंगे। और ये जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, इन न्यू ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, इन न्यू ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नाम देते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और थ्योरी ये कहता है कि लिगेंड्स जो होते हैं, वो इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देते हैं, डोनेट करते हैं।
और तब जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। उम्मीद करता हूं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक बेसिक, अब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, कैमरा ऑन करके बैठा करो बेटा सब लोग, यहां पर आप लोगों को इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो मेटल एटम आयन होता है, इस मेटल एटम आयन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेरा प्यारा बच्चा आपस में पहले हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन शो करने का मतलब आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। अब इंटरमिक्स हो जाने के बाद पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? जितने इंटरमिक्स होंगे। और उन्हीं वैकेंट, वैकेंट होने जरूरी है, ध्यान देना, केवल वैकेंट वाले ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये बात बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है उसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड्स के क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। ये एक बेसिक इसका हमने अप्रोच जो है वो सिखाने की कोशिश किया है। अब इसके कुछ पॉइंट देखते हैं क्या क्या पॉइंट निकल के आ रहे हैं। यहां पर कई सारे पॉइंट जो है वो निकल के आते हैं। इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो हमने बता दिया कि भैया हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो चलिए पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हो सकता है कि एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडेशन में हिस्सा ले, तो एस और पी हिस्सा लेगा, तो अगर एक एक हिस्सा ले रहे हैं, एक एस और एक पी हिस्सा ले रहा है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो दो बनेंगे, और दो बनेंगे, दोनों का नाम क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। और एसपी में जो शेप होता है वो आपको मालूम है क्या होता है? लीनियर। एक बेसिक आपको शेप याद दिला रहा हूं हाइब्रिडेशन के। अगर माना एक एस और तीन पी हाइब्रिडाइजेशन में अगर हिस्सा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में तुम देखते हो कि चार बनेंगे, टोटल चार हिस्सा ले रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? चार बनेंगे। चार हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन रहे हैं उनको कहेंगे क्या? sp3 sp3 sp3, चारों को sp3 कहेंगे। और उस लीगेंड से फिर इलेक्ट्रॉन पेयर वो उसमें एक्सेप्ट करेंगे वो। और अगर ऐसा होगा तो ऐसे केस में देखा गया कि जो शेप बनता है वो कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल बनता है। नेक्स्ट बात, अगर डी और एक एस और एक पी, दो पी हिस्सा लेते हैं, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए जो यहां लिखा है उसी से आइडिया लगने लगता है। जैसे डी हो गए, अब डी पहले लिख दिया गया, तो डी पहले लिख दिया जाने का मतलब अंदर वाला डी हिस्सा ले रहा है। सर ये क्या मतलब है? अंदर वाला डी और बाहर वाला डी का क्या मतलब है? जैसे तुम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करो, हम माना यहां आयरन बना दे, थोड़ा ध्यान दो। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, कॉन्फ़िगरेशन किया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब ये देखो ये 3d6 आया, क्लियर है? तो यहां पर जब तुमने 3d6 बनाया, यहां पर क्या बनाया तुमने? 3d6 बनाया। लेट सपोज हमने 3d6 यहां पर ऐसे बनाया, 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, तुमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। थोड़ा ध्यान समझिएगा, एक एक चीज बाद में सब कवर हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब अभी और भी कॉन्सेप्ट आएंगे, अभी केवल इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी बस इतना ध्यान रखो। ये 6 इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिए, तो 3d में तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो थर्ड सेल, सुनिएगा फिर से ध्यान देनी, इसमें इसमें सेल कोई बता सकता है क्या कि सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, क्लास 11 में पढ़ा। आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? रोहित, जीत, वाह। 4s2। 4s2 नहीं बोलोगे, 4 बोलोगे, क्योंकि s जो है वो सब सेल है। ठीक है, तो यहां पर 4 बोलोगे। फोर्थ सेल जो है आउटर मोस्ट सेल है। अब देखो एक बात ध्यान दो, एक नियम सिखाया जाता था क्लास 11th में। क्लास 11 में एक नियम क्या सिखाया जाता है कि जो सेल नंबर हो, जैसे अगर माना कोई फर्स्ट सेल की मैं बात करूं, मैं कहूं पहली सेल, तो अगर कोई पहली सेल है तो उसके अंदर उतनी ही सब सेल होंगी। पहली सेल के अंदर एक ही सब सेल होगा एस, सेकंड सेल के अंदर दो सब सेल होंगे एस और पी, थर्ड सेल के अंदर तीन सब सेल होंगे एस पी और डी, और अगर फोर्थ सेल है तो चार सब सेल होंगी एस पी डी और एफ। ऐसे चलता है। फिर से मैं वही बात बोलूं, क्या मैं बात बोल रहा हूं? मैंने आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन कितना निकला था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये आया था। आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाया। मैंने क्या बना के दिखाया? 3d6 बनाना था, तो 3d6 में भैया 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 5 होते थे ऑर्बिटल डी में, तो 6 इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिए। अब 3d यहाँ है और 4 है, 4 का s यहाँ है, तो क्या 4 का s अगर यहाँ है तो 4 के अंदर तो टोटल 4 होते हैं ना, तो 4s में ही केवल इलेक्ट्रॉन भरे हैं। लेकिन अभी ये बाकी वाले भी खाली हैं, ऐसा नहीं कि ये है ही नहीं इसके पास। आयरन के पास, आयरन के पास 4p भी है, आयरन के पास अभी 4d भी है, आयरन के पास अभी 4f भी है। फिर हम कॉन्फ़िगरेशन में उसको लिखते क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे होते थे। क्योंकि अगर तुमने 4 टर्म यूज कर लिया, तो 4 टर्म यूज करने का मतलब 4th के अंदर 4 सब सेल होंगी,
थर्ड सेल के अंदर 3 सबसेल होंगी। तो जब 4 सबसेल हैं तो चारों में बाकी जो सबसेल होंगी वो भी प्रेजेंट होंगी। हाँ, बशर्ते वो खाली है, हम ये बात मान रहे हैं, ठीक है जी। अब वो सबसेल अगर खाली हैं तो मतलब हम यहाँ पर 4p भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, 4p भी बना सकते हैं खाली। हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, 4d भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, 4d भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब तुम देख रहे हो कि यहां पर तुमको जो डी सबसेल है वो दो तरीके के दिख रहे हैं। कौन कौन से, एक देखो ये अंदर वाला डी दिख रहा है। अंदर वाला डी का मतलब क्या हुआ सर, देखिए 3D, इसको n-1d बोलते हैं। क्यों भैया n-1d बोलते हैं, n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो सबसे बड़ा सेल नंबर है। तो वो कौन है, 4। तो n की वैल्यू 4 है। तो यहां पर जो d है अभी आउटर मोस्ट में, वो कौन है, n-1d, मतलब उससे एक कम वाला d है। तो ये वाला जो डी है उसको इनर डी सेल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इनर डी बोलते हैं, अभी आगे चलकर यूज होगा। और जो बाहर डी है, जो आउटर वाला डी दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, आउटर डी ऑर्बिटल दिख रहा है। मतलब यहां पर जब मैं ये शब्द यूज किया करूंगा ना, इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल, तो इसका ये मतलब होगा हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है और हाइब्रिडाइजेशन में आउटर डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में अब बिल्डअप कर लीजिए। मैं सारे पॉइंट को एक साथ अभी ज्वाइन करूंगा। देखिए इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, मैं चाहूं तो सीधे क्वेश्चन भी बता सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन बताने का कोई खास सेंस नहीं है। क्यों सेंस नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन बता भी दूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं अगर थ्योरी नहीं क्लियर है। तो मैं चलिए अब एक एक करके सारे पॉइंट जितने अभी तक बताए हैं उसको फिर से गैदरिंग करता हूं कि एक साथ पास में लाने की कोशिश करता हूं जिससे थोड़ा पॉइंट क्लियर हो। हमने बताया क्या कि ये थ्योरी ये कहता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मेटल, एटम या आयंस होता है, पहली बात इसके पास क्या होने चाहिए, इसके पास होने चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, पहली बात। अच्छा, वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है वो क्यों होने चाहिए भाई, उसी में तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करेगा। वैकेंट ऑर्बिटल तो होने ही चाहिए मेटल एटम आयन के पास, ये तो नीड ही है इसकी। और इन विच, जिसके अंदर वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा मेटल एटम आयन। किससे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, फ्रॉम द लिगेंड्स। ये पहला पॉइंट हमने बोला था। आप जोड़ के इनके पोस्टुलेट भी लिख सकते हो। अगर कोई बोले ना कि वीबीटी के पोस्टुलेट्स बताइए, यहां पर प्रॉपर वे में सारे पॉइंट नहीं है ड्यू टू पीपीटी की सम प्रॉब्लम के कारण, लेकिन मैं इसको समराइज करने की अपने बेसिस पे कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो पहला पॉइंट तो तुम यही लिखोगे कि मेटल एटम आयन जो होते हैं इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, देयर शुड बी द वैकेंट ऑर्बिटल इनटू द मेटल एटम आयन इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द लिगेंड्स। ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि लेकिन ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डायरेक्ट सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेगा ना, लेकिन बिफोर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, बिफोर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने से पहले ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, देखिए थ्योरी बड़े बोरिंग लगे लेकिन बाद में क्वेश्चन अपने आप होने लग जाएगा, आता क्वेश्चन ही खाली। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से पहले वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। वो पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको मालूम था मेरा प्यारा बच्चा, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो थे उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करेंगे। ये हुआ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के बाद पॉइंट नंबर 3 पे आ जाता हूं। पॉइंट नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि चलो हाइब्रिडाइजेशन कर लिए, अब उस हाइब्रिडाइजेशन में वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ओके। इसमें तीसरा पॉइंट ये निकला कि ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन पहली बात तो केवल वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। इनर डी और आउटर डी का मतलब बताया, मतलब n-1d, इनर डी का मतलब हमने क्या बताया, तो n-1d पार्टिसिपेट करेगा, दोनों एक साथ नहीं करते, या तो n-1d पार्टिसिपेट करेगा या तो nd पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब ये क्यों बता रहे हैं कि सर इनर और आउटर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अगर इनर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में तो उसको हम एक नाम देने लग जाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को, उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलने लगते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आता है कि बताओ वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन तो भी कर पाओगे जब तुमको पता होगा कि कौन सा डी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर अंदर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे, और अगर बाहर वाला डी, आउटर
अगर बाहर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा होगा हाफ डाइजेशन में तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे। ये देखो पॉइंट निकला मेरा प्यारा बच्चा थर्ड। पोस्टुलेट में तुम ये थर्ड पॉइंट ऐड कर सकते हो। चलिए आगे पॉइंट लिख रहा हूं उसमें। अब 3 पॉइंट के बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 4 आ जाता हूं। पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है, पॉइंट नंबर 4 में यहां पे लिख दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 यहां लिख दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है मेरा प्यारा बच्चा, थोड़ा सा समझिएगा क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 4। इनर डी ऑर्बिटल आउटर डी ऑर्बिटल, हाँ एक्सेप्ट कर लिया, इंटरमिक्सिंग हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि समटाइम्स रिपल्सन इन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन भी देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? व्हेन लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग। जब तुम क्या देखोगे कि मेरा प्यारा बच्चा जो व्हेन लिगेंड्स, कब? जब व्हेन लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, जब लिगेंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं मेरा प्यारा बच्चा? स्ट्रॉन्ग होते हैं। तब तुमको ये देखने को मिलेगा क्या मेरा प्यारा बच्चा? रिपल्सन। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जी, ऐसा क्यों इसका मतलब बता दे रहा हूं। ऐसा इसलिए जैसे माना इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, थोड़ा समझो। हमने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को रिपल करते ही हैं। लिगेंड्स आया, लिगेंड्स माना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का मतलब क्या है? कोई हमको बताएगा कि लिगेंड्स होते क्या थे? कोई भी एक लोग जिसको पता हो लिगेंड्स क्या होते थे। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। अच्छा हाँ वेरी गुड, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, जरूरी नहीं कि ये जो बोला हूँ 100% सही है, लेकिन 95% तो ऐसा ही होना चाहिए कि अगर लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को पास, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए एक्सेस में। कैटाइनिक भी होते हैं जिनके पास कमी होती है, वो भी कभी कभी दे देते हैं, लेकिन जनरली उनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन देंगे। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज बोलो या फिर लोन पेयर बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, व्हाटएवर। न्यूट्रल है तो लोन पेयर। फिलहाल इलेक्ट्रॉन उनके पास क्या होते हैं? एक्सेस में होते हैं, ठीक है। अब ये लिगेंड जब इसकी तरफ आएंगे, ठीक, जब ये इसकी तरफ आएंगे तो जैसे इसकी तरफ अप्रोच करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या महसूस होगा? रिपल्सन महसूस होगा। अब इनको रिपल्सन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है। अच्छा आप कहो सर रिपल्सन के कारण क्या होने लगेगी? पेयरिंग होने लगेगी। रिपल्सन के कारण क्या होने लगेगी? पेयरिंग होने लगेगी। जिससे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन अभी अनपेयर्ड थे वो जितना पॉसिबल पेयरिंग कर पाएंगे उतना पॉसिबल पेयरिंग करके भाग जाएंगे। इधर भागेगा इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, इधर भागेगा इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। जैसे ऐसा नहीं भूत भूत आ जाता है तो फिर सब लोग अपना अलग अलग रूम में होते हैं तो पेयर, भूत भूत आ जाएगा तो सब एक ही कमरे में पेयर कर लेंगे। यहाँ मान चलो कि भूत से थोड़ा कम कैटेगरी का आया है कोई, कि भाई दो दो लोग, चलो हाँ डर लग रहा है, चलो कम से कम दो दो लोग रहो, ठीक, ऐसा कुछ है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ आपस में लड़ाई नहीं हो रही है। ये तो मान के चलो कि दो लड़कियां हैं जो जिनको एक दूसरे से रहा ही नहीं जा पा रहा है, रह ही नहीं पा रहे साथ में, शेयरिंग ही नहीं कर पा रहे, लेकिन मजबूरी में रहना पड़ रहा है उनको। क्या करें, मजबूरी है भाई उनकी, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल भी तो करता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल नहीं करेगा क्या? यहां भी रिपल्सन लग रहा है, यहां भी रिपल्सन लग रहा है, लेकिन जो यहां वाली प्रॉब्लम है उससे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? ये इधर वाली प्रॉब्लम। इसलिए उनको मजबूरीवश क्या करना पड़ा? रिपल्सन करना पड़ा। अच्छा अगर रिपल्सन करके हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन कर दिए तो ये किस रूल का वायलेशन हो गया? एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ रूल्स होते थे ना, हून प्रिंसिपल और बाउ प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये कौन से रूल्स का वायलेशन हो गया? किसी को याद है? वाह, ये कौन सा प्रिंसिपल था यहाँ पर? हुंस प्रिंसिपल था। ये हुंस प्रिंसिपल जो था ना, वो क्या हुंस प्रिंसिपल था कि जब तक सब में एक एक करके इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तभी पेयरिंग होगी, है ना? यही तो हुंस प्रिंसिपल था कि सब में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो, पेयरिंग तुम तभी कर सकते हो, उससे पहले पेयरिंग नहीं कर सकते हो। अब इसमें देखो पेयरिंग पहले ही हो गई जबकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ है। तो यहां पर कौन सा वायलेशन हुआ है? हुंस प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाता है। तो ये तुम चौथे पोस्टुलेट में बोल सकते हो। क्या कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में ये बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करता है मेटल एटम आयन की तरफ, तब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयरिंग करने लगते हैं, और जिसके कारण वो हुंड प्रिंसिपल का कभी कभी क्या कर देते हैं? वायलेशन कर देते हैं, ठीक है। अब माना ये हुंड प्रिंसिपल का वायलेशन कर दिए, अब उसके बाद जो वैकेंट बचे वो फिर हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लेंगे, और उन्हीं के अंदर लिगेंड्स जो होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके क्या कर लेंगे कि बॉन्ड बना लेंगे। मेनली वीबीटी का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो बेसिक थ्योरी था, जो बेसिक अप्रोच और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है।
बाकी कुछ बेसिक जानकारी तो आपको पता ही होनी चाहिए कि भैया जो पैरामैग्नेटिक होता है वो पैरामैग्नेटिक में उनको बोलता हूं जब अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इफ एनी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कम से कम एक ही होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक बोलते थे, ठीक है। और अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, इनको सॉलिड स्टेट में ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा पूरी कहानी, अभी यहां पर इतने से काम चल जाएगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो वो सब्सटेंस या वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक कहलाएगा। तो मैंने कुछ छोटी छोटी हिंट आप लोगों को दे दी हैं। ये इतना थ्योरेटिकल पॉइंट है, एक बार इस थ्योरेटिकल पॉइंट को थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, सारे पॉइंट्स को। अब इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ ज्यादा जरूरी जो पॉइंट है उनको मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन, कि अगर n-1d ऑर्बिटल हाफ डायरेक्शन में हिस्सा लेगा तो हम कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों बोल रहे हैं, इनर वाला हिस्सा कब क्यों लेगा, यहां ध्यान दो सभी लोग, इनर वाला हिस्सा कब क्यों लेगा, इनर वाला तो तब हिस्सा, इनर वाला डी तो तब हिस्सा लेगा ना जब पेयरिंग हो जाएगी। अभी तुमने देखा नहीं था कि डी में जब पेयरिंग हुई थी तभी वो खाली हुआ था, डी में जब पेयरिंग हुई थी, बेटा यहां ध्यान दो, डी में जब पेयरिंग हुई थी तभी वो खाली हुआ था ना, जब पेयरिंग नहीं होगी तब तक खाली नहीं होगा, और जब तक खाली नहीं होगा तब तक वो इनर वाला हिस्सा नहीं ले पाएगा। और पेयरिंग कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसकी तरफ आएगा। इससे क्या पता चला कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल एटम आयन की तरफ अप्रोच करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब मेटल एटम आयन की तरफ आता है तो उससे क्या होता है कि पेयरिंग होगी मेटल एटम आयन में, इनर डी ऑर्बिटल तब पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी वजह से हम ये देखेंगे कि अगर n-1d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहा होगा तो उसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रखे तभी वो रिपल्सन हुआ, तभी इनर डी हिस्सा ले पाया, या तो फिर हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अच्छा, ये वर्ड क्यों आया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी समझो। अगर वही समझा रहा हूं, अगर माना वो पेयरिंग ना हुई होती स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण, पहला केस वो बना दे रहा हूं, कुछ ऐसा था ना शायद, आप लोग जब बना रहे थे तो देखा होगा कुछ ऐसा था, ठीक। जब पेयरिंग नहीं हुई थी, जब नो पेयरिंग हुई थी, जब पेयरिंग हो गई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण देखो फिर क्या कहानी आई थी कि ये सब पास पास में आ गए थे। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर अगर तुम यहां पर ऑब्जर्व करो तो इसमें स्पिन निकालो, स्पिन कैसे निकालो, जो क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, जो एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ, तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल होकर जीरो आ गया, तो ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन कितना निकला, 2 निकला। इसमें देखो सारे के सारे पेयर्ड हैं, जब सारे के सारे पेयर्ड हैं तो स्पिन कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। मतलब पेयरिंग से स्पिन क्या होने लगता है, जैसे जैसे पेयरिंग होती है पेयरिंग से स्पिन घटने लगता है। और पेयरिंग कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है। पेयरिंग कब होता है, जब इनर ऑर्बिटल हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए इसका एक और नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया गया। समझ में आ रहा है। तो ये मैंने पहले बैकग्राउंड बना के सारी चीजों को अप्रोच देकर समझाने की कोशिश किया। तो अगर n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो उसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ता हूं। कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये भी पॉइंट में डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, रीग्रुपिंग हो जाएगी। रीग्रुपिंग जो हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, वो हुंड रूल के अगेंस्ट हो रहा है। मतलब ये पेयरिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि हुंड प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक, अगला देखो, अगर बाहर वाला डी हिस्सा लेगा, एनडी हिस्सा लेगा, बाहर वाला डी हिस्सा लेगा, तो उसी का उल्टा हो जाएगा ऊपर वाले का, तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, या फिर लो फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स भी नाम दे सकते हैं, लो फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स नाम दे सकते हैं। तो तीनों पॉइंट जो वही बार बार समझाए जा रहे हैं, कोई नई चीजें नहीं सिखा रहा हूं। आगे देखो, अगर वीक फील्ड लिगेंड्स होगा, अगर जो लिगेंड्स है वो वीक है, अब कौन स्ट्रांग है कौन वीक है उसके लिए भी टेंशन ना लो, अभी मैं आऊंगा उस पर। कौन वीक, अगर माना लिगेंड्स अगर वीक होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, वो रिपल ही नहीं कर पाएगा। जब रिपल नहीं कर पाएगा तो वो हुंड प्रिंसिपल को फॉलो, मतलब हुंड प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं करेगा। फिर पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों होता है, पैरामैग्नेटिक प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ये भी मैंने बता दिया था। पैरामैग्नेटिक नेचर किसके कारण होता है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने सारे बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। अब आपके सामने यहां पर आई थिंक एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेके आता हूं, थोड़ा सा वो क्वेश्चन। हाँ हाँ, दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी? ना दोनों की ज्योमेट्री अलग होंगी, मैं अभी डिस्कस कर ले रहा हूं। मैं अभी जस्ट एक मिनट को, मैं इस कॉम्प्लेक्स को नीचे ले आऊं बस। हाँ देखो,
मैं कह क्या रहा था कि अब हम एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है, आप सभी लोग ध्यान दो, ये लगभग अगर ये पेपर में केवल यही आ रहा है तो मोस्ट पॉसिबली ये है कि इसके क्वेश्चन जनरली लॉन्ग में बनते हैं। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आने के चांस इस टॉपिक से रहता है, वीबीटी से 5 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का, इससे छोटा क्वेश्चन जनरली बहुत कम बनते हैं। तो क्वेश्चन देंगे कैसे, एक ऐसा ही कॉम्प्लेक्स बना देंगे, पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट सीखो, ऐसा वो एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे, फिर कुछ पूछेंगे जैसे पार्ट नंबर 1 क्या पूछेंगे, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, आप बताओ कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बात नंबर 1। दूसरी बात क्या पूछेंगे कि बताओ उसकी ज्योमेट्री बताओ क्या है भैया, उसकी बताओ ज्योमेट्री क्या है। तीसरी बात वो क्या पूछेंगे कि बताओ जरा कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर है, कि और वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चौथा पार्ट वो क्या पूछेंगे, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये बताओ। पांचवा क्वेश्चन वो क्या पूछते हैं कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ, क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, ये पूछते हैं। छठा क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में सारी चीजें निकाल के बताऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन में वही पैटर्न फॉलो करना है। हमने इतनी देर जो भी पढ़ाया वो केवल बैकग्राउंड है, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए सिखाया गया, खाली क्वेश्चन ये आता है। अब डिपेंड ये करता है कि भाई एग्जाम में वो आपसे कितना पूछ लें, बाद में नोट डाउन कर लो, आराम से वीडियो दोबारा भी देख लेना, नहीं स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये है कि अगर 3 पार्ट पूछेगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन, 6 पार्ट पूछ लेगा तो उसको 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकते, कुछ भी बना सकता है। अब क्वेश्चन में 2-3 बातें समझ लो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना अलग टास्क है, वो निकाल लेंगे, ज्योमेट्री उसी के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा, ये सब डिसाइड हो जाएगा। ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बला है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2, ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है। बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, ये अलग से फॉर्मूला याद रखो, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है। यहां पर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं मेरा प्यारा बच्चा क्या, n। अब मैं क्वेश्चन करना बताना चालू कर रहा हूं कि देखो क्वेश्चन किया कैसे जाता है, ठीक है। मैं इतनी चीज रफ कर दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कैसे करना होगा, वो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर DSP2 और क्या पूछा था, SP3, नहीं नहीं SP3 और DSP2 दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। SP3 SP3D2 और D2SP3 दोनों का ज्योमेट्री सेम होगा, SP3 डिफरेंट होगा, SP3D2 और D2SP3 दोनों का सेम होगा, दोनों का ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग हो जाता है, sp3 में टेट्राहेड्रल हो जाता है, sp3 में टेट्राहेड्रल हो जाता है और dsp2 में स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। मैं भी लिख दूंगा एक साथ, उसके लिए परेशान ना हो, ठीक। अब मैं कुछ हिंट देने जा रहा हूं, मैं इसको सब पूरा मिटा के क्वेश्चन कैसे करते हैं स्टेप बाय तोड़ दे रहा हूं। अब जो यहां पर सिखाने जा रहा हूं वही तुम्हारे काम का सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कैसे क्वेश्चन करोगे, स्टेप नंबर 1 राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, पहले तुम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सबसे पहला ऐसा। स्टेप नंबर 2 फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, तुम उस मेटल का क्या करोगे, देखिए बहुत कठिन नहीं होता, बच्चों तरीके से करने लग जाओगे अभी। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एंड रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। स्टेप नंबर 3, ठीक है, स्टेप नंबर 3 चेक, आपको क्या करना पड़ेगा, चेक कि लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स जो है वो क्या है, वो स्ट्रांग है या वीक है, ठीक। ये सब क्यों चेक करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि लिगेंड जो होगा अगर वो स्ट्रांग हुआ, अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ है तो डू पेयरिंग, फिर आप पेयरिंग कर दो, जब पेयरिंग करोगे फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देखो निकलेगा। और अगर वीक है तो नो पेयरिंग, तो आपको पेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है। मतलब आपको थर्ड स्टेप पे देखिए 3 स्टेप ऐसे ही फॉलो करने हैं पहले, जब ये 3 स्टेप में तुम पेयरिंग और अनपेयरिंग कर दोगे, इसके बाद मेरा प्यारा बच्चा क्या करोगे, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में फिर तुम क्या पता करोगे, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, कैसे पता करेंगे ये भी बता दूंगा मैं भी, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा एंड अदर पार्ट्स, जो भी बाकी के पार्ट्स हैं वो भी पता कर लो, जो भी क्वेश्चन के ऑफ क्वेश्चन के जो अदर पार्ट्स हैं उनको भी आराम से निकाल सकते हो।
मतलब एक तरीके से 3 स्टेप ही आपको फॉलो करने हैं इस तरीके के क्वेश्चन करने के। वीबीटी का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जनरली क्वेश्चन की फॉर्म में ही आएगा, तो मान के चलो जो हमने देखिए पॉइंट जितने लिखाए थे, मैं एक बार जल्दी से रिमाइंड कराता हूं, ध्यान दो कि मेटल एटम आयन जो होता है, सारे पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट कि मेटल एटम आयन जो होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए। मेटल एटम आयन के जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो वैकेंट ऑर्बिटल पहले हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। बिफोर द हाइब्रिडाइजेशन जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। उस पेयरिंग के कारण क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, उस पेयरिंग के कारण हॉर्न प्रिंसिपल वायलेट करने लग जाता है। इसी में आपने पढ़ा कि अगर अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, बाहर वाला करेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, फिर लो स्पिन हो जाएगा इनर वाले में। तो ये सब चीजें आप पोस्टुलेट में लिख दोगे। जब 2 नंबर में कोई बड़ी बात नहीं कि वीबीटी के बोले कि 2 या 3 नंबर में कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जब पोस्टुलेट लिखने के लिए कहेगा तो वो थ्योरेटिकल वे में लिख दोगे। जब इसका क्वेश्चन जब बनता है, प्रॉब्लम इसकी बनती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं आपको बस। अब रहा हाइब्रिडाइजेशन का, तो मैं बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन में कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कुछ ही हैं केवल। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैं कितनी बार बोला हूं कि आपके सिलेबस में केवल यही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो वो सब दिया भले हो, आपको जरूरत नहीं पड़ता है। आपको जितना जरूरत पड़ता है देखो लिख दे रहा हूं यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में केवल 2 होते हैं, sp3 और dsp2 बस। अगर हाइब्रिडेशन sp3 हो तो वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर हाइब्रिडेशन dsp2 हो तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 3 होते हैं, 2 होते हैं केवल, sp3d और या फिर dsp3। इन दोनों में जो शेप आता है वो कौन सा आता है, ऑक्टाहेड्रल। अब ऐसा नहीं कि हाइब्रिडेशन केवल इतने तरीके का होता है, तुमने केमिकल बॉन्डिंग में और भी हाइब्रिडेशन पढ़ा था, लेकिन जो आपके वीबीटी में कॉम्प्लेक्स होता है कंपाउंड, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केवल इन 2 कोऑर्डिनेशन नंबर पर क्वेश्चन आता है, और इन 2 कोऑर्डिनेशन में केवल इन 3 हाइब्रिडाइजेशन का ही रोल होता है, केवल 3 ही हाइब्रिडाइजेशन में से कोई एक मिलेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर तो तुम ऐसे ही देख सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे कैसे देख सकते हो, कितने बॉन्ड बना रहा है वो तो मैंने देखना बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जब देख के ही बता दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो तुम बदलेगा, लेकिन ज्योमेट्री तो तुम आंख बंद करके लिख सकते हो ऑक्टाहेड्रल, वो तो क्वेश्चन नहीं भी करोगे तब भी लिख सकते हो ऑक्टाहेड्रल, ये तो छोड़ के आने की जरूरत ही नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है जिनमें 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आया तो सीधे लिख दो टेट्राहेड्रल। सॉरी, उसमें भी उसमें डाउट है कि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया तब तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, उसमें सीधे तुमको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लिख देना है, 1 नंबर तो तुमको ऐसे फ्री का मिल गया बिना किए। तो ये बातें इतना समझ लो कि आपको कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इससे ज्यादा नहीं एक्स्ट्रा कोई भी स्टेप मिलेगा, इतने में ही आपका काम चल जाएगा। अब हम क्वेश्चन करके आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आप लोग बाद में प्रैक्टिस करोगे, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैं यहां लेवल लिख देता हूं। क्वेश्चन था CONH3 का होल 6 3+, यहां लिख देता हूं CONH3 का होल 6 3+, ठीक। सबसे पहला स्टेप क्या था, जो मेटल एटम आयन होता है उसका क्या करना, मेटल एटम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। तो पहले तुम मेटल एटम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कई बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा, तो मैं अभी पीपीटी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूं, ठीक है, जिससे तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आए चीजें। आपको पहले एक काम तो करना पड़ेगा, देखो वो ये है कि तुम्हें आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन भी याद होनी चाहिए यार, उससे तो बच नहीं सकते हो। आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन किसका, केवल पहली रो का। पहली जो रो होती है, मतलब ये स्कैंडियम, एटर्बियम, लैंथानियम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफर्डियम, टाइटेनियम वाला, वेनेडियम, नियोनियम, क्रोमियम, मैग्नेटिक, नियोनियम, आयरन, एडेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, निकल, प्लेटियम, डायनोस्ट्रियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक एंड मरकरी। हाँ देखो, इतने का तुम्हें याद करना है। तुम्हें जो भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और ज्यादातर कॉम्प्लेक्स जो मिलते हैं उसमें स्कैंडियम भी नहीं यूज करता, कुछ ही रैंडम ही यूज करता है, लेकिन जो आपको मिलेंगे वो मैक्सिमम इतने मिलेंगे। 3D सीरीज, अभी तुमको मैं वो पढ़ाऊंगा ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो हम बोलेंगे इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं या 3D सीरीज कहते हैं। तो आपको यहाँ के वीबीटी के क्वेश्चन करने के लिए केवल और केवल इतने का याद कर लोगे, आप इससे ज्यादा कोई नहीं देते हैं वो लोग। अब इसका याद कैसे करोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, 4s2 3d1, आउटर मोस्ट ही याद करना है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं, क्यों पूरा लिखोगे भाई, आउटर मोस्ट से काम चल जाता है। 4s2 3d1, इसका क्या होता था, 4s2 3d2 होता था।
इसका क्या होता है 4s2 3d3 होता है, ये एक्सेप्शन केस है। ये क्या होता था 4s1 3d5, ये एक्सेप्शन केस है, क्लास 11 में पढ़ाया गया था। इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। समझे? तो इतना तो याद करना पड़ेगा, इसमें यार नहीं बच सकती। ये दो एक्सेप्शन केस हैं, क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शन केस होता है, और कोई बहुत बड़ी मैं टास्क नहीं बता दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट खींचो और आप इसको अलग से लिख लो, जो जो जरूरत है उसको मैं पहले पहले सारे हथियार आपको दिए दे रहा हूं। मैं सारी वो बेसिक चीजें लिख के बता दे रहा हूं कि भैया ये चीजें याद कर लो, तब तुम क्वेश्चन करने बैठो। अब उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज अब आपको समझ में आ गई होंगी, जो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं। जब रिक्वायर्ड चीजें सब समझ में आ गई हैं, अब इसको मिटा के मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बताता हूं पूरी चीज, ठीक है। अब पूरी चीज में देखो कैसे क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन ये था कि कोबाल्ट अमोनिया का होल 6 3+। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे इस बात को ध्यान समझो। इसमें एक डाउट केवल रह गया है कि लिगेंड्स हम जानेंगे कैसे कि ये स्ट्रांग है कि वीक है, ये नहीं पता चल पाया है। तो ये तुम बेटा वीबीटी की ये लिमिटेशन है, सुनना, ये वीबीटी की लिमिटेशन है कि वो ये बता नहीं पाता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है कौन सा लिगेंड वीक है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख देख करके उनसे याद करेंगे। जैसे तुम याद करोगे कि जो CN होता है साइनो ग्रुप, वो स्ट्रांग लिगेंड्स होता है, ठीक। अब अमोनिया है, जैसे अमोनिया डाउटफुल है। अमोनिया डाउटफुल क्या है कि अमोनिया जब कोबाल्ट के साथ आता है, अमोनिया जब कोबाल्ट के साथ आता है तो ये क्या करता है, स्ट्रांग का काम करता है। और अदर मेटल के साथ, अदर मेटल के केस में हम अमोनिया को क्या लेके चलते हैं, वीक लिगेंड लेके चलते हैं। हम अमोनिया को क्या लेके चलते हैं, वीक लिगेंड्स लेके चलते हैं। ये सब याद करना पड़ेगा। और वीक लिगेंड में जैसे वाटर हो गया, ये याद करना पड़ेगा। तो ये सब तो तुमको याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। अमोनिया में अलग से याद करना पड़ेगा कि अमोनिया जो है स्पेशल केस है, वो कोबाल्ट के केस में स्ट्रांग, बाकी केस में वीक लेना पड़ता है। वीक लिगेंड बहुत, जैसे हेलो ग्रुप हो गए वीक हो गए, तो ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो ये सब वीक हो गए। तो वो तुम जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आइडिया लग जाएगा। तो अब इसमें एक सीरीज होती है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, CFT में पढ़ाऊंगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक सीरीज बनाई जाती है वो, लेकिन इसकी वीबीटी की नहीं थी वो। भले कोई पढ़ा दे तुमको कि जो वाटर के बाद में लिखे हैं वो वीक हैं, और जो वाटर से मतलब जो वाटर के बाद में लिखे हैं वो स्ट्रांग है या वीक है, ऐसा नहीं। वहां एक टेबल दी जरूर गई है, अरेंजमेंट दिया गया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रेंथ के बेसिस पे, लेकिन वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का दिया है। वहां पर तुम देखोगे उस वो फॉलो नहीं होता है यहाँ पे। उसके कुछ जो हैं, जो वाटर के पहले दिए हैं, जिनकी मतलब स्ट्रेंथ कम है उस सीरीज के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर स्ट्रांग माने जाते हैं। तो ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि लिगेंड्स की जो स्ट्रेंथ है, भले तुमको कोई पढ़ा दे उल्टा सीधा, लिगेंड की स्ट्रेंथ जो है वो वीबीटी में डिसाइड नहीं हो सकती है। वो यहाँ पर एक लिमिटेशन का काम करता है। जब लिमिटेशन लिखने के लिए आएगा तो यही लिखोगे कि वीबीटी लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को नहीं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। तो वो धीरे धीरे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो आइडिया लग जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में बताओ अमोनिया क्या काम करेगा, वीक लिगेंड का काम करेगा कि स्ट्रांग लिगेंड का काम करेगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो स्ट्रांग लिगेंड का काम करेगा। अब क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं, क्वेश्चन करता हूं फिर भेज देता हूं, ठीक है आप लोगों को। अब क्वेश्चन में आया क्या था, कोबाल्ट, यहां पर क्या था, अमोनिया की पावर 6 3+ था। सबसे पहला स्टेप आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का क्या है, 4s2 3d7, ठीक है जी। तो कोबाल्ट का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x प्लस अमोनिया का 0, सॉरी हाँ अमोनिया का न्यूट्रल है ना, तो 0 = +3 आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना है, +3। इसका मतलब तुम्हें शुरुआत कहां से करनी है, इसके कॉन्फ़िगरेशन CO3+ से। ये पहला स्टेप है। अब इसका जब कॉन्फ़िगरेशन तुमने लिखा तो भाई इसमें से क्या निकल गया, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 3 कैसे निकलेंगे, पहले 2 आउटर से निकलेंगे, यहां से नहीं निकलेंगे, यहां से ना निकाल देना गलती से। आउटर मोस्ट सेल से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट सेल कौन है, 4s, क्योंकि 4 आगे का नंबर, देखो आगे का नंबर जो बड़ा होता है वो आउटर मोस्ट सेल है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे फिर एक इससे निकलेगा। तो CO3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन निकला वो आउटर वाला, वो 4s0 3d6 निकला। चलो अब इसी को बना लो। इसी को जब तुम बनाए तो CO3+ को बना लिया, रीअरेंज करके थोड़ा बना लो।
3D को पहले लिख लो, 4s को बाद में लिख लो, ऐसे ही बुक में रिप्रेजेंट किया गया है। तो 3d6 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 5 ऑर्बिटल बना लिया 3d6 में, और यहां पर क्या बना दिया 4s0, 4s में तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, 1 2 3 4 5 और 6 भर दिए, और 4s है तो इसके अंदर 4p भी होगा, ऑब्वियसली चीज है 4p भी होगा, और 4p है तो 4d भी होगा। जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन चाहो तो बना तो ले ही सकते हो, हमने पहले ही बोला था। यहां तक काम हो गया। अब इतना काम हो जाने के बाद देखो जो लिगेंड्स है वो स्ट्रांग है कि वीक है। तुमने क्या देखा कि यहां पर तुमको लिखना पड़ेगा अमोनिया वर्क एज स्ट्रांग लिगेंड, अमोनिया वर्क एज स्ट्रांग लिगेंड। अमोनिया जो होगा वो स्ट्रांग लिगेंड का काम करेगा विद कोबाल्ट, कोबाल्ट के केस में स्ट्रांग लिगेंड का काम करेगा। अच्छा जी, ये पॉइंट लिख दिया तुमने। सो पेयरिंग अकर, जिसकी वजह से क्या होगी कि पेयरिंग जो होगी वो अकर करेगी। ये पॉइंट तुम्हें लिखना पड़ेगा थ्योरेटिकली, लिख दिया। जब पेयरिंग अकर करेगी तो फिर से कॉन्फ़िगरेशन रीअरेंज करो, रीअरेंज किया। जब मैक्सिमम पेयरिंग करोगे तो मैक्सिमम पेयरिंग करने से देखो क्या कहानी में आया, पहले 5 आप क्या बना लो ऑर्बिटल बना लो, मैक्सिमम पेयरिंग से ये इलेक्ट्रॉन उठ के ऐसे पेयरिंग कर लेंगे। जैसे पेयरिंग किया तो उन्होंने देखो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। तो ये आया 3d6, ये आया 4s0, ये आया 4p, ये आया क्या 4p, और 4p के बाद मेरा प्यारा बच्चा ये क्या निकला 4d, 4p के बाद क्या निकला 4d। ये आया देखो 4s, ये आया देखो 4p, ये आया देखो 4d, और ये आया 3d6। चलो अब जब इतना आ गया, अब लास्ट स्टेप तूने इतना कर लिया, लिगेंड चेक कर लिया, लिगेंड के बाद तूने पेयरिंग कर दी, आधा काम तो निपटा ही दिए। अब हाइब्रिडाइजेशन करो। हाइब्रिडाइजेशन करोगे कैसे, वो चेक करो कि कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सो रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो तुमको वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। तो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रिक्वायर्ड हैं, टोटल 6 रिक्वायर्ड हैं। तो यहां पर 6 की हाइब्रिडेशन कर दो, यहां चालू करो, 2 ये हो गए, एक 3 और ये 3 6, काम हमारा बन गया पूरा। जब ये काम बन गया तो इतने लोग इतने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लेंगे। जब ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लेंगे, देखो ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लिया, ठीक, 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लिए हिस्सा 6। हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हुआ, पहले अंदर वाले 2 डी, तो D2 से चालू किया, फिर एक S लिख दिया यहाँ पे, फिर 3p 3p लिख दिया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई D2sp3। अब D2sp3 जब आया तो हर एक का नाम D2sp3 है, इसका भी नाम D2sp3 है, इसका भी नाम D2sp3 होता है, इसका भी नाम D2sp3 होता है। तो 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। लीगेंड्स आएंगे ऐसे, चाहे रिप्रेजेंट भी कर दो, लीगेंड्स आए और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें क्या कर दिए डाल के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। इतना रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा अपने आंसर को देने के लिए, अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, और वो अगर 3 4 5 नंबर में क्वेश्चन है तो इतना प्रेजेंटेशन करना पड़ता है हर एक में। ये 2-3 लाइनें लिख के इतना प्रेजेंटेशन करना। अब इतना प्रेजेंटेशन, बोलो श्रेयांश, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्यों नहीं आ सकता बेटा, बिल्कुल आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता भी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिर देखो प्रैक्टिस जब हो जाती है ना तो सीधे ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट इसे करने का मतलब तुम देखे कि यार इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 है, दिमाग में ही सोचे कि यार स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, अंदर वाला डी हिस्सा लिया, तो दिमाग में ही कर सकते हो ना। तो वो तो जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक तुम्हें डर लगता है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, मैं कर दूं, मैं लिख दूं 8 + 4 - 16 डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसे अभी जब छोटे लेवल पे थे तब तो बहुत कठिन काम है, तो दिमाग में लगेगा नहीं कर सकते हो, लेकिन इस पर अगर थोड़ा फोकस करोगे दिमाग में तो दिमाग में इसका आंसर कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव में फिर आपको दिमाग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना बना बना के थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। उसमें तो 2-3 कॉम्प्लेक्स दे देगा, कहेगा अब इनका सबका निकालो, तब क्या करोगे, हो गया टाइम, तो दिमाग में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर थ्योरेटिकल आता है तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, ऐसे देखो आंसर करो एक एक करके। पहला पार्ट क्या था कि इसका हाइब्रिडेशन बताओ, तो हाइब्रिडेशन देखो क्या आया D2sp3। दूसरा पार्ट ज्योमेट्री बताओ उसकी क्या होगी, D2sp3 में ज्योमेट्री क्या बताई थी बताओ, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। बताओ ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वेरी गुड शाबाश, ये क्या है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। एक क्वेश्चन में एक उल्टा वाला और करा दूंगा, फिर उसके बाद आप जाइए। इसके बाद बताइए ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है,
कॉम्प्लेक्स। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। एक बात बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि जब पेयरिंग होती है, ये बात याद कर लो कि जब लिगेंड स्ट्रांग होता है तो लिगेंड स्ट्रांग होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होगा। ये याद कर लो, हमेशा पेयरिंग से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों, ये भी बताया था। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये निकल गया। बताओ ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? अरे यार, पैरा कहां से बोल दिए? देखो सारे पेड़ हैं कि नहीं फाइनल वाले में, तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक। ये क्या है, डायामैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। छठा, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट कितना निकलेगा, फॉर्मूला लगा दिया, Nn+2 बोर मैग्नेट्रॉन। n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते थे, तो आंसर क्या आया? अनपेड इलेक्ट्रॉन हमसे नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पर कितने अनपेड है? जब सारे पेयर्ड हैं तो अनपेड 0 बचे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ गया। समझ पाए जीत? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है 2 दिन से जीत, बोलते तो नहीं आती। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? कहाँ डाउट है? हाँ, किसी को कोई डाउट है? अथर सिंह, पलक? नो सर। चल, अब इसी का एक दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ, इसको दोबारा देखो। थोड़ा जल्दी में ये हो गया है लेक्चर, कोई बात नहीं, मैं इसको एक जब नॉर्मल क्लास में पढ़ाऊंगा तो इसको दोबारा रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। अब ये लोग वही पीपीटी में नोटंकी करेंगे, वही सब, उसको बताने का कोई जरूरत नहीं है। हमें अच्छा कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और उसको वही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसी में वही सारे पॉइंट, तुम चाहे पॉइंट वाइज लिखो चाहे जैसे लिखो। पैरामीट्रिक बिहेवियर होगा, क्यों पैरामीट्रिक बिहेवियर हो जाएगा? अच्छा, वो कुछ और था क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन तो नहीं, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। हाँ, डायमैग्नेटिक था, सारे हो गए, 6 सब कुछ हो गया। चलिए, हाँ, अब देखो जैसे ये है COF6 का होल 3 माइनस, हम इस पे आते हैं। एक कॉम्प्लेक्स इसको ले लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, COF6 का 3 माइनस, इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जिससे एक आइडिया क्वेश्चन लग जाएगा। कोबार्ड वाला इसीलिए ले रहा हूँ कि जिससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस ना, टाइम ना लगे। तो मैं इसको जल्दी से मिटा दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ COF6 3 माइनस। माना कॉम्प्लेक्स ऐसे आया, वही क्वेश्चन बना दिया, 5 पार्ट बना दिए, 6 पार्ट बना दिए। इसने पूछा क्या कर रहे थे, पहले कन्फिग्रेशन लिख रहे थे कोबाल्ट का, फिर से बता दूं क्या कन्फिग्रेशन लिख रहे थे, 4s2 3d7। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका, स्टेप नंबर 2 x प्लस आयरन का सॉरी फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, इक्वल टू चार्ज के बराबर। पूरा सॉल्व किया तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, +3। मतलब यहाँ पर कोबाल्ट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, CO3+ की फॉर्म में प्रेजेंट है। सेम वही पुराना टास्क। अब मुझे ज्यादा टाइम ना लगे इसीलिए मैंने कोबाल्ट ही सेलेक्ट करना पसंद किया। तो कन्फिग्रेशन में 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब 2 4s से निकलेंगे, एक 3d से निकलेगा। जैसे यहाँ से निकला, अब हम क्या करेंगे, क्या कि इसको बना लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। पहले 3d6, पहले हम क्या रीअरेंज करेंगे, 3d6 रीअरेंज करेंगे। 3d6 के बाद फिर देखो क्या आ जाएगा, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन थे, एक ही होता है ऑर्बिटल। और फिर 4p में कितने थे, 3 थे। 4p में 3 थे, 4p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसके बाद 4d भी लिख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं यूज करेंगे। तो ये 4d हो गया। चलो जी, अब यहाँ पर हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पता चल। लीगेंड देखो, लीगेंड्स मैंने पहले ही बोला था कि हेलोजेंस जो होते हैं वो क्या लेके चलोगे, वीक लीगेंड लेके चलोगे। तो ये वीक लीगेंड्स है, तुमको पता चला कि भैया ये सब लैंग्वेज में लिख दोगे कि लीगेंड्स वीक है। जो अगर लीगेंड्स वीक है तो नो पेयरिंग अकर, तो कोई भी पेयरिंग जो होगी वो अकर नहीं करेगी, नो पेयरिंग अकर। अच्छा, जब लीगेंड्स वीक है तो उससे ये पता चल गया ना कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन है कि हाई स्पिन होगा, फिर हाई स्पिन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका, हाँ सीधा हो जाएगा आंसर। तो एक पार्ट तो हम लोग सीधे यही सॉल्व कर सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वीक में। तो अब देखो पेयरिंग करना चालू करो। अच्छा, पेयरिंग नहीं होगी इसमें। अब पेयरिंग जब इसमें नहीं होगी तो क्वेश्चन पे हम आते हैं, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अभी भी इसमें 6 ही है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो तुम्हें 6 चाहिए। पहले इलेक्ट्रॉन तो भर दो ये 3d6 वाले, तो 3d6 वाले इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 5 6। पेयरिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि लीगेंड्स वीक है। जब लीगेंड स्ट्रांग था तो पेयरिंग हो गई। कौन वीक है कौन स्ट्रांग है वो प्रैक्टिस से ही आपको आइडिया लग पाएगा, वो मैं अलग से लिखवा दूंगा आपको। अब 6 चाहिए आपको, तो जब 6 चाहिए तो ये तो अनपेड थोड़ी यूज करते हैं हम लोग, तो वैकेंट यूज करते हैं, ये बताया था मैंने पहले ही। तो 6 वैकेंट यूज करेंगे, तो यहां से देखो वैकेंट यूज करेंगे, 1 3 1 4 और 2 इसके चुरा लिए। जब 2 इसके चुरा लिए तो देखो अब टोटल 6 मिल गए। जब 6 मिल गए तो हाइब्रिडेशन का नाम क्या आया, 1s 3p 2d sp3d2। चाहे तो फिर से वही प्रेजेंटेशन करना हो तो कर ही दो, 6 बना करके उसमें आप क्या करो, वही लीगेंड्स ला के बॉन्ड दिखा दो।
लिगेंड्स ला के बॉन्ड दिखा दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो प्रेजेंटेशन कर रहोगे तो अच्छा लगता है उसमें, ठीक है। नीचे लिख दो sp3d2 sp3d2। अब चलो जल्दी जल्दी पार्ट बताओ। पहला पार्ट कि हाइब्रिडेशन क्या निकली, sp3d2। ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री भैया, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के बाद थर्ड चीज हमें बताओ कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री निकली तो उसके बाद हाँ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही था। हाँ बताया ही था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि भाई लिगेंड वीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बाद मेरा प्यारा बच्चा अगला निकला कि अगला पार्ट क्या बताते रहते हैं, इनर ऑर्बिटल की आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल क्यों, क्योंकि डी बाहर वाला देखो हिस्सा लिया है। जब डी बाहर वाला हिस्सा ले हाइब्रिडेशन में तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ ये क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। वेरी गुड। मैग्नेटिक नेचर में क्या जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और हाईली लिख सकते हो आगे क्योंकि 4 अनपेयर्ड है। छठा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला म्यू एन एन प्लस टू। एन की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी बताओ, एन की वैल्यू बताओ, 4। एन की वैल्यू 4 आएगी क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 2 प्लस 2 6 √24 बोर मैग्नेट्रॉन। आंसर आ गया, ठीक है। अब इतना समझ गए तो मैं देखता हूं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कोई क्वेश्चन होगा तो वो एक करा देता हूं, नहीं तो इसी से आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला भी कर लोगे। करना क्या होता है, बस करना ये होता है कि 4 वाले में भैया तुम्हें बस वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, एक है तो 4 वाला, चलिए बता देता हूँ। NiCO4, देखो 4 वाले भी हैं, उससे भी आइडिया लग जाएगा, मैं एक करा दे रहा हूँ। चलिए CN जो था वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता था, इसी से करा देता हूँ क्वेश्चन। देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, वो क्वेश्चन क्या है, सभी लोग ध्यान सुनिए फिर जाइए आप लोग। NiCN का होल 4 2 निकल का जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होता है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। किसी को निकल का आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन पता है? बताओ। 4s2 3d8। 4s2 3d8 पक्का? कैसे नहीं होगा, आयरन एल्यूमिनियम कोबाल्ट रोडियम एल्यूमिनियम निकल, हाँ कोबाल्ट के बाद 4s2 3d8 आएगा, ठीक है। चाहिए अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो x 4 CN का होता है -1 इक्वल टू चार्ज के बराबर, तो x इक्वल टू कितना निकला मेरा बच्चा, +2। तो यहाँ पर निकल जो है वो किस में प्रेजेंट है, +2 में प्रेजेंट है। वेरी गुड। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे आउटर मोस्ट से, तो कन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, 4s0 3d8 आगे। अब इसी को रीअरेंज कर लो, तो पहले 3d8 बनाओगे, तो पहले 3d8 बना लो। 3d8 का मतलब पहले 5 बनाओ, 3d में 5 होते हैं तो 5 बना लो। अब 3d8 के बाद फिर 4s 0 हो गया है तो 4s0, 4s है तो 4p भी होगा। जरूरत पड़े तो 4d भी बना लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जरूरत पड़ेगा तो 4 हम d भी बना लेंगे, कोई 4d भी बना लो, 5 कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, तो 4d भी बना लो। चलो 4d भी बना लिया। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुमने लिगेंड्स देखा, वही अगला स्टेप। लिगेंड्स तुमने क्या देखा कि सीएन क्या लिगेंड होता था, मैंने पहले बोला था स्ट्रांग होता था। सीएन जब स्ट्रांग लिगेंड होता था तो पेरिंग अकर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेरिंग अकर करेगी। अब पेरिंग जब अकर करेगी तो पेरिंग अकर करने का ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला आएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से चल के आया तो देखो कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि अब ये पेरिंग हो गई। अब ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेयरिंग हो गई, बाकी अभी भी खाली है, 4s0 खाली है, 4p भी अभी वैसा ही है, 4p वैसा ही है, 4d जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी छोड़ देंगे। अब सारे पार्ट यहीं से कर सकते हो, जल्दी बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, मैं एक बार रिप्रेजेंटेशन बता चुका हूँ। ये यहाँ से अब तुमको 4 चाहिए, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर पे हमेशा ध्यान देना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये नहीं कि 6 ही ले लोगे। अब 4 चाहिए तो 4 ही वैकेंट ऑर्बिटल चुराओ, 1 2 और 2 यहाँ से उठा लो, 4 हो गए। अब हाइब्रिडेशन का नाम क्या जाएगा, डी अंदर वाला, एक एस और 2 पी, तो DsP2। अब जब DsP2 आ गया तो इसके सारे पार्ट कर लो। पहला पार्ट हाइब्रिडाइजेशन DsP2, DsP2 में से बता चुका हूं मैं क्या है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसमें इनर और ऑर्बिटल नहीं पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि डी बाहर वाला हिस्सा ही नहीं ले पाता है कभी, क्योंकि sp3 तक ही जाता है खाली। तो जब डी बाहर वाला हिस्सा नहीं ले पाता है तो इनर ऑर्बिटल नहीं पूछते हैं 4 वाले में। तो आप चाहो तो इनर लिख सकते हो क्योंकि डी अंदर वाला हिस्सा ले रहा है। फिलहाल ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि पेयरिंग हो गई, पहले बताया गया था।
स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता था तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ये वर्ड बार बार मैं बोला हूँ, बार बार आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, बताओ। डायमैग्नेटिक। ये डायामैग्नेटिक है। तो जल्दी से ये बताओ जरा कि इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी आएगी। अरे अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं, जीरो है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो ही तो आएगा। तुरंत तुम सदमे में आ जाते हो सब लोग। एन की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू जीरो, मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो। सारे पार्ट कर लिए। बताइए कोई डाउट किसी को, कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो लेक्चर दोबारा देखिएगा।